दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मुझे क्यों एक गाना याद आ रहा है, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। हाँ, एक खत लिखा गया है और वो खत अपने सनम को ही लिखा गया है। सनम किसे कहते हैं, जरा कुछ गलत मतलब ना निकालिए। सनम उसे कहते हैं जिसे दिन रात याद किया जाता है। मतलब मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए वाली जब बात होती है ना, उसका दीदार किए बिना, उसको एकदम अपने मन में लाए बिना दिन ही नहीं कटता है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, ऐसी अवस्था जब हो जाती है। आज क्यों गाने ही सूझ रहे हैं ना, तो वैसी अवस्था कुछ लोगों की हो रही है। मतलब नरेंद्र मोदी, इनका जिक्र किए बिना किसी लोगों का दिन नहीं कटता है, रात नहीं कटती है। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, कभी भी हो, या संध्या का समय हो या सुबह का भोर का समय हो, बस मोदी मोदी मोदी। कहते हैं रावण भी राम की विरोध भक्ति करता था, कंस भी भगवान श्री कृष्ण की विरोध वाली भक्ति ही करता था। शायद भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की विरोध भक्ति करने वाले ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं तो दिन में 50 बार तो ये मोदी का नाम वैसे ले ही लेते हैं। हमने सनम को खत लिखा इसलिए मैंने कहा है कि देश के गिने चुने 9 सबसे बड़े बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि भाई मोदी जी, आपके राज में हमारा जीना दुश्वार हो गया है। ना तो सांस ले सकते हैं, ना तो घूम सकते हैं। डर लग रहा है कहीं बाहर निकले तो कहीं ईडी वाले, सीबीआई वाले दबोच ना ले। डर लग रहा है आजकल। मतलब सेंट्रल एजेंसियों की, केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच के खिलाफ इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को ही चिट्ठी लिख डाली है। वैसे महाराष्ट्र के शरद पवार ने कल परसों ही कहा था कि देश में बदलाव की लहर आ रही है। अब मोदी की सत्ता जा रही है और देश में बदलाव की लहर आ रही है। मतलब कहीं मेढक अगर किसी बैल को देख ले और वो अपने बच्चों को दिखाने लगे कि बैल कैसा होता है, अपने पेट को फुला फुला के दिखाने लगे, तो मेंढक कितना भी फूल जाए बैल नहीं बन सकता। भले ही उसका पेट फट सकता है लेकिन वो बैल नहीं बन सकता। वैसे ही शरद पवार बदलाव वाली राजनीति की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार इसमें यशस्वी होंगे। अब शरद पवार कल परसों कहते हैं कि देश में बदलाव की लहर चल रही है और 8 अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं। अब ये 8 अन्य लोग कौन हैं, यह भी देखना पड़ेगा। शरद पवार स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छा खेलते हैं, दिखाने के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। शरद पवार ने क्या कर दिया कि खुद शरद पवार, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले शिवसेना, बिखरी शिवसेना के, बची कुची शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, दूसरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की पार्टी के भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, बिहार के तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख डाली। अब शरद पवार कौन सा दांव खेलते हैं जरा देख लीजिए, यह समझ लेना पड़ेगा। शरद पवार ऐसे राज्य के नेताओं को अपने साथ लेते हैं जिनके राज्यों के अंदर लोकसभा की सीटें अगर गिनी जाए तो बहुमत के करीब करीब हो जाती है। जरा आंकड़े देख लीजिए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आते हैं। दिल्ली में लोकसभा के लिए 7 सीटें हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है, वहां लोकसभा की 12 सीटें आती हैं। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वहां लोकसभा की 17 सीटें आती है। ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वहां लोकसभा की 42 सीटें आती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आती है, वहां लोकसभा की 80 सीटें आती है। तेजस्वी यादव बिहार से आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी है, वहां से 40 सीटें आती है। और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से है,
पृथक राज्य बना है, अभी यूनाइटेड टेरिटरी बना है, अभी राज्य नहीं रहा, वहां से 5 सीटें आती है। अब इन सीटों को कुल मिलाया जाए तो 251 सीटें हो जाती है। अब लोकसभा में 541 सीटें हैं, उसमें से 251 मतलब बहुमत के लगभग करीब, 20-22 और जरूरत है, लेकिन लगभग करीब। यह दावा किया जाता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ कई जगह राज्य के लोग भी साथ जुड़े हैं। तो स्वाभाविकतः इतने मुख्यमंत्री और इतने नेता आ गए हो जिनके पास 251 सीटें हैं, वो अगर इकट्ठा हो जाए तो मोदी को हरा सकते हैं। बहुत खूब रणनीति है ये। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि 251 सीट पर मोदी पिछाड़ रहे हैं, तो क्या होगा मोदी का। जरा असलियत बताता हूं आपको, थोड़ा असलियत देखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आईना दिखाना पड़ता है दोस्तों। जरा मैं आपको अन्य फिगर दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में कितनी सीटें प्राप्त कर चुकी है। भले ही 251 का आंकड़ा दिख रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन में कितने मिले हैं यह भी देख लेना जरूरी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें लेकर है। अकेली भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अलायंस किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के साथ अलायंस किया था, उनको कितने मिले हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम सीधा बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सीटों की। महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दिल्ली से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पंजाब में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। चंद्रशेखर राव के तेलंगाना में 4 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हैं। ममता बनर्जी के राज में 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अखिलेश यादव, इनके उत्तर प्रदेश के 80 में से 72 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तेजस्वी यादव के राज्य में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं, तो फारूक अब्दुल्ला के राज्य में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है 5 में से। अगर बीजेपी के सीटों की इकट्ठा किए जाए, उनकी अगर मिलाए जाए तो 140 सीटें हो जाती है 251 में से अकेली भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मतलब संसद में बहुमत लाने का आंकड़ा जहां से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर 140 से बहुमत से भी कई ज्यादा, मतलब 125-26 चाहिए इस आंकड़े को बहुमत के लिए, वो 140 तक अकेली भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 150 के आगे चला जाता है। मतलब जहां पर आप अपनी धाक दम जमाना चाहते हैं, वहां पर यह तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे निकल चुकी है। जरा ये 9 लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनकी हालत राज्य में क्या है यह भी देख लेना जरूरी है। ये इसलिए, इससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं। ये जो 9 नेताओं ने खत लिखा है, इनमें बिहार के नीतीश कुमार की साइन नहीं दिखाई दे रही है। मतलब न्यूज में भी कहीं नहीं आ रहा है। मतलब तेजस्वी के साथ मोदी को चिट्ठी लिखने में नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं हो रहा है, कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा। कांग्रेस, नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं है और बाकी स्टेट में वहां के महत्वपूर्ण पार्टियां नहीं हैं। अब जब ये 9 पार्टियों के अपने अपने राज्य की हालत, 9 लोगों के अपने अपने राज्य की हालत देखनी हो, तो महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के हाथ में मिलकर 9 सीटें बची है, सांसद बचे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास तो दिल्ली में भी एक भी नहीं है, उनके पास है 0। भगवंत मान के पास भी 0 है। ये हो सकता है, बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है ही नहीं पंजाब में, तो पंजाब के अगर बढ़ते हैं तो नुकसान कांग्रेस का होने वाला है।
चंद्रशेखर राव के एरिया में भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, राव की पार्टी 10 सीटों पर है। ममता बनर्जी के पास 23 है, सबसे ज्यादा सीटें है ये। अखिलेश यादव के पास यूपी की 3 सीटें है। तेजस्वी यादव के पास 0 है और फारूक अब्दुल्ला के पास 3 सीटें हैं। अगर ये 9 नेताओं के 10 पार्टी के 9 नेता या 9 पार्टी के 9 नेता ऐसा भी पकड़ा जाए तो इनकी औकात है 48 सीटें। मतलब 251 में से इनकी औकात है 48 सीटों की। अब ये 48 सीटों के ऊपर अपना राज देश में करना चाहते हैं। मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है? 48 से बढ़ेंगे, समझो नसीब अच्छा हो तो 100 तक चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 तक चले जाएंगे। मतलब ये अगर 100 तक जाते हैं तो ये सिर्फ बीजेपी की सीटें खाएंगे, ऐसा है क्या? ये कांग्रेस को भी धक्का दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे के राज्य में ये कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ममता बनर्जी के राज्य में जाकर ना अखिलेश कुछ कर सकते हैं, ना तेजस्वी कुछ कर सकते हैं, ना शरद पवार कुछ कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आकर ना ममता कुछ कर सकती है, ना भगवंत मान कुछ कर सकते हैं, ना तेलंगाना के राव कुछ कर सकते हैं। एक दूसरे के राज्य में ये बिल्कुल सपोर्टिव एक दूसरे को नहीं है। और फिर वही नेतृत्व वाली बात, अगर नेतृत्व इस गुट का करना ही है तो कैपेबल होती है ममता बनर्जी। यहां शरद पवार ही खड़े हैं, मैं ही दूल्हा कहकर। उद्धव ठाकरे को भी लगता है मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूं तो प्रधानमंत्री भी बन पाऊंगा। चंद्रशेखर राव तो खुद को राष्ट्रीय नेता करने के लिए आगे दौड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के इरादे भी कुछ छिप कर नहीं रहे हैं। तो ये 9 लोग जो चुन के लाते हैं 48 सीटें, इसमें से 23 का हिस्सा अकेली ममता का होता है, बाकी के पास तो बाबा जी का टुल्लू होता है। तो ये सब क्या मिलकर मोदी को परास्त कर पाएंगे? सिर्फ दिखाने के लिए शरद पवार ये रणनीति खेलते हैं। वो जो बदलाव वाली बात कर रहे हैं वही बात आगे चल रही है। यही दिखाने के लिए शरद पवार का ये प्लान है। इनसे न परास्त हो पाएगा मोदी, ये जरूर ध्यान में रख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।